अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कह रहे हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया था, बीटा लैक्टम एंड नॉन बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम के अंदर पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स एंड एस्ट्रोनेम आ जाता है। पेनिसिलिन, स्कर्डी, कार्बापेनम्स, एस्ट्रोनेम, और अब हमारी लास्ट बीटा लैक्टम है, दैट इज़ कार्बापेनम्स। ठीक है, अब जो कार्बापेनम है इनके अंदर क्या है कि ये भी बीटा लैक्टम है, लेकिन पेनिसिलिन से इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि दे आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम पेनिसिलिन्स बट दे रिटेन द बीटा लैक्टम रिंग। जो बीटा लैक्टम रिंग है वो इनके अंदर है, तो इसलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस सब कुछ सेम होगा पेनिसिलिन से, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा नहीं है। अब हम ड्रग्स के नाम याद करेंगे। ड्रग्स आपने 4 नाम याद करने हैं, इमीपेनम, डोरीपेनम, मीरोपेनम, अर्टापेनम। पेनम तो आपको याद हो गया ना, कार्बापेनम उसका नाम है, तो पेनम याद हो गया। फिर इमीपेनम, डोरीपेनम, कार्बापेनम एंड अर्टापेनम, ये आप अभी याद करेंगे। दोबारा बोलें एक दफ़ा, इमीपेनम, डोरीपेनम, मीरोपेनम एंड अर्टापेनम, ये 4 नाम हो गए। फिर उसके बाद नाम याद करने के बाद आप बेशक वीडियो पोस्ट करके 2-3 दफ़ा इसको ज़रा लाउडली कह लें ताकि आपको मेमोराइज़ रहे। फिर स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम इसका बहुत वाइड है, और ये हम एम्पिरिकल थेरेपी में भी देते हैं। एम्पिरिकल थेरेपी का क्या मतलब है, कोई बंदा है वो सेप्टिक शॉक में लेट से जा रहा है, या कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है जब उसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट तो नहीं ना करेंगे कि हम उसका ब्लड लैब, पैथो लैब वालों को दें और वो फिर हमें आके बताएं कि कौन सा बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट करके किया हुआ है, और फिर हम स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी दें, ड्रग ऑफ चॉइस दें। हमारे पास उसका टाइम तो नहीं है, तो हम एम्पिरिकल थेरेपी दे करते हैं। एम्पिरिकल थेरेपी यानी हम अपनी जजमेंट की बेस पे जो सबसे वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो वाली दे देते हैं कि कौन सा भी ऑर्गेनिज्म हुआ वो किल हो जाएगा। तो ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, एम्पिरिकल थेरेपी में। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, और वाइड स्पेक्ट्रम किस तरह से कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को ये कवर करती है। ग्राम पॉजिटिव कोकाए, कौन कौन से कोकाए, यहाँ तक कि जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई होते हैं ना, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई, प्लस जो मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टैफ ऑरियस था MSS से, ये उन दोनों के अगेंस्ट काम करती है, स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट काम करती है। फिर ग्राम नेगेटिव रोड्स एंड एनारोब्स, तो आपने याद, मतलब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बापेनम्स, तो आपने कहना है कि इट हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूडिंग पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई, नंबर 2 ग्राम नेगेटिव रोड्स, नंबर 3 एनरोब्स के अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी। अब आप देखें ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया कवर हो गए, एनरोबिक, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने ग्राम नेगेटिव रोड्स लिखे हैं, आप सिर्फ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स कर लें, यानी हर तरह के ग्राम नेगेटिव कोकाई भी और रोड्स भी, उन दोनों के खिलाफ इसकी एक्टिविटी है। अब अगर हम बात करें, मैंने ऊपर 4 ड्रग्स आपको बताई ना, इमीपेनम, डोरीपेनम, कार्बापेनम एंड मीरोपेनम। तो अब जो इनमें से अर्टापेनम है ना, मैं बार बार कार्बापेनम बोल रही हूँ, ड्रग्स में इमीपेनम, डोरीपेनम, मीरोपेनम एंड अर्टापेनम। अभी जो अर्टापेनम है ना, इसका थोड़ा स्पेक्ट्रम कम है, ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ड्रग नहीं है कि इसका स्पेक्ट्रम कम है थोड़ा सा। अब जैसे जो डिफ़िकल्ट बैक्टीरिया है, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, ये आपको अभी तक शायद अंदाज़ा हो ही गया होगा कि जो ड्रग सूडोमोनास को ट्रीट कर रही होती है, हम कहते हैं ये बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम है, क्योंकि सूडोमोनास को ट्रीट करना आसान काम नहीं है। तो इसी तरह ये जो अर्टापेनम है ना, कार्बापेनम्स में से अर्टापेनम ऐसी ड्रग है जिसकी सूडोमोनास और एसिनोटोबैक्टर के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी नहीं है, यानी ये 2 बैक्टीरिया और एक और बैक्टीरिया, उनके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी जो अर्टापेनम है उसकी एक्टिविटी नहीं है। बाकी जो तीनों कार्बापेनम्स हैं, इमीपेनम, मीरोपेनम एंड डोरीपेनम, दे कैन बी गिवन अगेंस्ट सूडोमोनास, बल्कि सूडोमोनास की कोर ड्रग्स हैं, यानी बाकी जो सूडोमोनास के लिए काफ़ी सारी हमने ड्रग्स पढ़ चुके हैं अभी तक। पेनिसिलिन के अंदर पढ़ी थी एंटी सूडोमोनास ड्रग्स, पिपरासिलिन, टिकारसिलिन। सेफ्लोस्पोरिन्स की हमने पढ़ी थी 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन में, सेफओप्राज़ोन पढ़ी थी, सेफोटेक्साइम पढ़ी थी। और अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कार्बापेनम्स के अंदर इमीपेनम, मीरोपेनम एंड डोरीपेनम, ये सब सूडोमोनास के अगेंस्ट दी जा सकती हैं। बट हम देखते हैं कि पेशेंट को जौन सा सूडोमोनास ने इन्फेक्ट किया होता है, हम लैब वालों को उसका सैंपल भेजते हैं, लैब वाले बताते हैं कि ये वाला जो सूडोमोनास है ये कौन सी ड्रग से ससेप्टेबल है, वो सारी ड्रग्स को लगा के चेक करते हैं, फिर जो बताई जाती है लैब के अकॉर्डिंग फिर वो वाली ड्रग हम पेशेंट को दे देते हैं। तो सूडोमोनास के अगेंस्ट अर्टापेनम की एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अर्टापेनम तो उससे निकल गई, बाकी तीनों बचे इमीपेनम, डोरीपेनम एंड मीरोपेनम, तो हम वो वाली ड्रग्स दे देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई एम्पिरिकल थेरेपी दे रहे हैं और हम सस्पेक्ट करें कि इसको सूडोमोनास का इन्फेक्शन है, तो हम कभी भी उसको अर्टापेनम नहीं देंगे, ठीक हो गया। फिर आगे आते हैं, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, आगे क्या हम करने लगे,
आगे ये मैंने आपको बताया कि सूडोमोनास का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये जो ड्रग्स हैं सूडोमोनास और एसिनोटोबैक्टर, ये वाली ड्रग्स इमीपेनम, डोरीपेनम एंड मीरोपेनम, वो हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। और मरसा जो है उसके अगेंस्ट इनमें से किसी की भी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मरसा के अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका होता है, इसलिए मरसा इनमें से कोई भी ड्रग हम मरसा के अगेंस्ट नहीं याद कर सकते। अब यहाँ पे एक MCQ आ सकता है कि सारी बीटा लैक्टम ड्रग में से क्या कोई ऐसी ड्रग है जो मरसा के अगेंस्ट एक्टिव है, क्योंकि मरसा के अंदर तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ही चेंज हो चुकी होती हैं। तो क्या कोई ऐसी पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम या एस्ट्रोनैम में से कोई कार्बापेनम जैसे कोई ऐसी ड्रग है जो इसके अगेंस्ट एक्टिव है? तो पहले आप वीडियो रोक के सोचें और मैं अब आपको आंसर बता देती हूँ। होप्स आपने सोच लिया होगा। इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ड्रग एक्ट करती है मरसा के अगेंस्ट, मतलब और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं। क्वेश्चन ये है कि बीटा लैक्टम्स में से कोई इसके अगेंस्ट एक्ट करती है कि नहीं। तो बीटा लैक्टम्स में से सिर्फ एक ड्रग है जो कि सेफलोस्पोरिन है, एडवांस जनरेशन सेफलोस्पोरिन, सेफटेरोलीन उसको कहते हैं, ठीक है, सेफटेरोलीन। कुछ लोग 4th जनरेशन भी उसे कहते हैं, कुछ लोग एडवांस जनरेशन कहते हैं। तो सिर्फ सेफटेरोलीन ऐसी है बीटा लैक्टम में से जो कि मरसा के अगेंस्ट एक्टिविटी शो करती है। उसके अलावा नॉन बीटा लैक्टम में वेंकोमाइसिन आ जाती है, लेकिन हम अभी बीटा लैक्टम की बात करें तो ये भी कार्बापेनम्स और ये सारी इनकी भी मरसा की अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं है। फिर आगे चलें तो आगे क्या लिखा हुआ है कि फिर मैंने वही बात रिपीट कर दी कि जो अर्टापेनम है दैट लैक्स कवरेज, किन किन के लिए कवरेज उसकी नहीं है? सूडोमोनास के लिए, एसिनोटोबैक्टर के लिए और एंटेरोकोकस स्पीशीज़ के लिए। इन तीनों के लिए सूडोमोनास अर्टापेनम की एक्टिविटी नहीं है। फिर जो अर्टापेनम है उसको दिया कैसे जाता है? ये IV या इंट्रामस्कुलरली दी जाती है वंस डेली। इन तीनों बैक्टीरिया के अलावा बाकी अगर किसका इन्फेक्शन हो तो हम ये वाली ड्रग दे सकते हैं, अर्टापेनम। फिर उसके बाद आगे आएँ, फिर यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रम को एक दफ़ा रिवाइज़ किया हुआ है कि ये वाली जो ड्रग्स हैं कार्बापेनम्स, नाम दोबारा से बोल रही हूँ, इमीपेनम, डोरीपेनम, मीरोपेनम एंड अर्टापेनम। ये मैं बार बार इसलिए नाम बोलती हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स इज़ यूज इन एम्पिरिकल थेरेपी। वाई एम्पिरिकल थेरेपी में हम क्यों देते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ वाइड कवरेज अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग, यानी जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली बीटा लैक्टमेज की भी टाइप्स होती हैं, एक पेनिसिलिनेज होते हैं और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम होते हैं। तो एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट एक्टिविटी एज सच इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जो पेनिसिलिनेज हैं उनके अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी होती है, यानी जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनारोब्स, सूडोमोनास, इन सब के अगेंस्ट एक्टिविटी है, तो इसके लिए हम इसको एम्पिरिकल थेरेपी के तौर पे देते हैं। फिर उसके बाद मीरोपेनम, डोरीपेनम, इमीपेनम, इन तीनों का सेम एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, वेराज जो अर्टापेनम है उसके स्पेक्ट्रम में सूडोमोनास, एसिनोटोबैक्टर एंड एंटेरोकोकस नहीं आता। क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? क्लिनिकल यूजेस एम्पिरिकल थेरेपी है, और उसके अलावा एंटेरोबैक्टर्स, सिट्रोबैक्टर्स, सेरेशिया, इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रीटमेंट में हम इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। एंटेरोबैक्टर के अंदर, हाँ जी, इन सारी ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर एंटेरोकोकस का इन्फेक्शन होता है या सूडोमोनास का होता है तो हम अर्टापेनम नहीं दे सकते थे, बाकी तीनों दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया? हमने कार्बापेनम्स का किया कि बीटा लैक्टम ड्रग है, ड्रग्स के नाम याद किए, 4 ड्रग्स हो गए। फिर हमने स्पेक्ट्रम देखा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, यह मैंने कोकाई एंड रोड्स देखा, आप इसको काट दें, आप बस करें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लस एनारोब्स। फिर उसके बाद ये आपने सब कह देना है। फिर आपने कहना है कि जो अर्टापेनम है उसकी 3 बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं है, और ये जो ड्रग्स हैं ये एम्पिरिकल थेरेपी में दी जाती है। अभी तक हमने थोड़ी सी बातें की, अब आगे फार्माकोकिनेटिक्स। फार्माकोकिनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसे ऐसे क्यों अक्सर आ जाता है, बल्कि हमें भी आया था ये क्वेश्चन प्रॉफ में, टेस्ट में भी आया था, जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। जो इमीपेनम है वो क्या करती है कि किडनी एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, रीनल डिहाइड्रोपेप्टिडेज 1 एंजाइम। तो जो इमीपेनम है ये इस एंजाइम से वो हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है। ये वाला एंजाइम फ़ौरन से इमीपेनम को इनएक्टिवेट करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो नेफ्रोटॉक्सिक हो जाती है। तो क्या नुकसान हुए? सबसे पहले तो हमारी इमीपेनम जो गई थी इस एंजाइम ने उसको इनएक्टिवेट कर दिया, ड्रग की जो डोजेज है वो भी कम हो जाएगी, ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम हो जाएगा। और दूसरा नुकसान ये होगा कि जो कंपाउंड बना था वो नेफ्रोटॉक्सिक है, यानी किडनी को भी नुकसान हो रहा है। तो हमें 2 नुकसान हो गए ना, किडनी भी डैमेज हो रही है, हमारी ड्रग की जो कंसनट्रेशन है वो भी कम होती जा रही है, वो भी प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंपाउंड देते हैं इमीपेनम के साथ, दैट इज़ सीलास्टैटिन। क्या उसका नाम है? सीलास्टैटिन। सीलास्टैटिन क्या है? इट इज़ एन इनहिबिटर ऑफ रीनल डिहाइड्रोपेप्टिडेज 1। अब सीलास्टैटिन इसको संभाल लेगा, इस एंजाइम को वो कंट्रोल करेगा। पीछे बचा इमीपेनम, इमीपेनम अपना काम करेगा। तो अब इसके क्या फ़ायदे हुए? सबसे पहले
हाफ लाइफ ऑफ इमिपेनम बढ़ जाएगी, पहला फ़ायदा ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि नेफ्रोटॉक्सिक कंपाउंड नहीं बनेगा और किडनी डैमेज भी प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक एसोसिएशन है, और ये ड्रग्स में हर जगह जहाँ इमिपेनम होगी उसके साथ सिलास्टेटिन होगी। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो बाकी तीनों हैं ना कार्बापेनम्स, उनमें से किसी के साथ भी सिलास्टेटिन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इमिपेनम के साथ सिलास्टेटिन दी जाती है। फिर आगे हम आ जाएँ, फिर ये थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का लिखा हुआ है कि जो अर्टापेनम है IV IM दी जाती है और वंस डेली उसकी रिक्वायर्ड होती है डोज। इमिपेनम और सिलास्टेटिन को मिलाकर दें या मीरोपेनम को दें, इन सबको हमें IV देना पड़ता है, पार एंट्रल रूट होता है। फिर उसके अलावा ये बॉडी टिश्यूज़ में, फ्लूइड्स में हर जगह फैल जाती हैं, CSF में भी जा सकती है अगर मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड हो। और जो मीरोपेनम है उसको हम मेनिंजाइटिस वगैरह में प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सीजर्स नहीं कोज करती है। आगे हम साइड इफ़ेक्ट्स में देखेंगे। जो मीरोपेनम है वो आसानी से थेरेप्यूटिक लेवल्स तक पहुंच जाती है, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस के अंदर हम मीरोपेनम दे सकते हैं। इसके अलावा फिर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन इसकी थ्रू किडनी होगी। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई ड्रग थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या किडनी एक्सक्रीट हो रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी इंसान की किडनी डैमेज है, रीनल इनसफिशेंसी है, कोई LDLD बहुत ज़्यादा पेशेंट है, तो क्या होगा कि उसके अंदर हम ड्रग की जो डोज़ है वो कम देंगे। अगर किसी की किडनी डैमेज है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, ड्रग हम उतनी दे रहे हैं जितनी नॉर्मल इंसान को दे रहे हैं, तो वो ड्रग एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसकी। तो जब भी इस तरह की चीज़ें, इसको क्लिनिकली एसोसिएशन इसकी देख लिया गया। एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है? एडवर्स इफ़ेक्ट इमिपेनम सिलास्टेटिन जो है ना, ये कॉम्बिनेशन इसके बेसिकली एडवर्स इफ़ेक्ट है। बाकी जो है ना तीनों बची हुई उनके इधर एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है। क्या एडवर्स इफ़ेक्ट है? सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब चीज़ें कॉज कर सकती है। नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया कॉज कर सकती है। एंड देन स्किन रैश कर सकती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है वो आप देखें कि हाई लेवल्स ऑफ इमिपेनम एंड सिलास्टेटिन दे कैन कोज CNS टॉक्सिसिटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, सीजर्स कॉज कर सकती हैं, सीजर, कन्फ्यूजन, एंसेफेलोपैथी। ठीक है। और कोई पेशेंट आया, उसको हमने इमिपेनम प्रिस्क्राइब कर दी साथ सिलास्टेटिन, उसकी कोई भी प्रॉब्लम थी, एंटीबायोटिक उसको हमने प्रिस्क्राइब की, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसको क्या हुआ, उसको सीजर्स होना शुरू कर दी और सीजर स्टार्ट हो गए, इन्फेक्शन उसका अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इमिपेनम को डिसकंटिन्यू कर देंगे वहीं पे, क्योंकि अब CNS की टॉक्सिसिटी तो नहीं ना बर्दाश्त की जा सकती, तो हम उसको मीरोपेनम दे देंगे। मीरोपेनम CNS टॉक्सिसिटी या सीजर्स नहीं करती और स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, तो इसलिए फिर हम मीरोपेनम दे देंगे। मीरोपेनम लेस टॉक्सिक है, सीजर्स कॉज नहीं करती और डिहाइड्रोपेप्टिडेज भी इसको मेटाबलाइज नहीं करता, इसीलिए हमें साथ सिलास्टेटिन देने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बीटा लैक्टम्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आई होगी। एक दफ़ा मैं हल्का सा समराइज़ कर देती हूँ कि जो कार्बापेनम्स है दे आर बेसिकली बीटा लैक्टम रिंग उनके अंदर मौजूद होता है, बट पेनिसिलिन से उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ड्रग्स हमने 4 पढ़ी, इमिपेनम, डोरीपेनम, मीरोपेनम एंड अर्टापेनम। स्पेक्ट्रम इज ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड एनारोब्स। इसको आपने कोकाए वगैरह नहीं लिखना क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम वाइड होता है ना, तो कोकाए स्पेसिफिक नहीं है, ये मैं कट कर रही हूँ। तो आपने याद रखें ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कोकाए हों या रोड्स, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स प्लस एनारोब्स। तो ये 3 तरह के इसका स्पेक्ट्रम आ गया। फिर इसके अलावा जो अर्टापेनम है वो 3 तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी शो नहीं करती। कौन कौन से 3 बैक्टीरिया? सूडोमोनास, एसिनोटोबैक्टर एंड एंटेरोकोकस। और मर्सा के अगेंस्ट किसी की भी एक्टिविटी नहीं है। फिर उसके बाद आगे हम पहुंच गए कि ये एम्पिरिकल थेरेपी में दी जाती हैं, हम पहुंचे क्लिनिकल यूजेस पे। क्लिनिकल यूजेस एम्पिरिकल थेरेपी आ गया और एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, सीरेशिया इनके इन्फेक्शंस में दी जाती हैं ये सारी ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने आपको बताया कि जो इमिपेनम है दैट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय रीनल डिहाइड्रोपेप्टिडेज 1 एंजाइम, सो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड विद द इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम दैट इज सिलास्टेटिन। सिलास्टेटिन क्या करेगा? इट इंक्रीजेज द हाफ लाइफ ऑफ इमिपेनम नंबर 1 एंड इट डिक्रीजेज द नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग। फिर लास्टली हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में ये देखा कि उनकी एंट्री क्या कैसे होती है। मोस्टली हम पारेंटली देते हैं, IV रूट इनका होता है, मेनिंजेस सब कुछ क्रॉस कर सकती हैं, CSF के अंदर भी जा सकती हैं, मेनिंजाइटिस के अंदर, और एक्सक्रीशन विया किडनी होगी। एडवर्स इफेक्ट के अंदर इमिपेनम और सिलास्टेटिन के मेन एडवर्स इफेक्ट है नंबर 1 नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन रैशेज एंड नंबर 3 पे वो CNS टॉक्सिसिटी लाइक सीजर्स और एंसेफेलोपैथी और कन्फ्यूजन कोज कर सकती है।